हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग ऑफिशियल। मैं दीपक पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस नर्सिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हो आप सभी। आपका एग्जाम है 3 तारीख को, जितने भी हमारे एमपीएनएचएम के साथी है। तो साथियों, नर्सिंग ऑफिशियल की तरफ से 3 तारीख तक जितनी भी क्लास हम ला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज की जो क्लास है ये हमारी क्वेश्चन बेस्ड क्लास होगी, जिसके अंदर हम टॉपिक है हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस और ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने सीधे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन लगाएंगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिस्टर जॉन टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रही हैं। 15 मिनट बाद आप उसके वाइटल साइन चेक करने के लिए जाने पर वह हाई टेम्परेचर व बैक पेन की कंप्लेन करती है। ये इंडिकेट करता है। तो मिसेस जॉन है, उनका टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है और उसके बाद क्या है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर है। तो 15 मिनट के बाद जब आप वाइटल साइंस लेने जाते हो तो वहां पर उन्होंने कंप्लेन करी है हाई टेम्परेचर की और बैक पेन की। तो ये आपके लिए किस तरह की इंडिकेशन है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे। रीनल कोलिक, सीरियस एडवर्स रिएक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, कॉमन एडवर्स रिएक्शन। तो गाइज, अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन अच्छे तरह से पढ़ा है टॉपिक, तो आप इसका इजीली आंसर दे देंगे। इसमें हम बात करें, सबसे पहले हमारे को क्या बताया गया है, तो हाई टेम्परेचर और बैक पेन। तो ये किस तरह की आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। तो हम बात करते हैं, जब ट्रांसफ्यूजन होता है तो हमारे को 5 टाइप की रिएक्शंस देखने को मिलती है। 5 टाइप की डिफ्यूजन, जब हम ब्लड डिफ्यूज करते हैं तो 5 टाइप की रिएक्शन मिलती है और उन 5 टाइप के अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। और कुछ साइन और सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सीवियर केस में होते हैं। तो ये क्या है कि जो हाई टेम्परेचर है, बैक पेन है, ये सीवियर केस में देखने को मिलते हैं। सीवियर जो रिएक्शंस होती है। वही बात करें और क्या क्या होते हैं, जैसे कि हेडेक हो गई, एनाफाइलैक्सिस, इचिंग, यानी जो एलर्जी रिएक्शंस होती है। तो ये सारी क्या होती है, सीवियर रिएक्शंस के अंदर आती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सीरियस एडवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होने वाली मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है। हमसे पूछेगा इनमें से कौन सी ऐसी मोस्ट कॉमन रिएक्शन है जो देखने को मिलती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। ऑप्शन देखेंगे। हेमोलाइसिस, फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन, फ्लूइड ओवरलोड्स या ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस। तो क्या होता है बताइए। तो जो मोस्ट कॉमन ब्लड रिएक्शंस देखने को मिलती है ट्रांसफ्यूजन में, वो होती है, एक तो होती है फेब्राइल, तो होती है फेब्राइल रिएक्शन। एक तो होती है फेब्राइल रिएक्शन, दूसरी होती है हेमोलाइटिक। एक होती है फेब्राइल रिएक्शन और एक हेमोलाइटिक। ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है किसमें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। इनके अंदर क्या होता है, फेब्राइल की अगर बात करें तो फेब्राइल का कैसे पता चलता है, इसके अंदर होता है कि फीवर हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, यानी फीवर होता है ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। ये इसका हम कह सकते हैं एक सिम्टम है। वही बात करें हेमोलाइटिक में क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, हेमोलाइटिक कब होता है, जब इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए ब्लड के साथ। ब्लड के साथ जब इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो क्या होता है, हेमोलाइटिक देखने को मिलता है। हेमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हेमोलाइसिस का मतलब होता है कि जो आरबीसी होती है उनका यहाँ पे कम हो जाना या टूट जाना। तो जब आरबीसी का टूटना होता है, कम होना होता है, तो क्या देखने को मिलता है, हाइपोक्सिया देखने को वहां पर हमारे को मिलता है, हाइपोक्सिया। वही बात करें इनके साइन एंड सिम्टम की, जो फेब्राइल रिएक्शन, इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो ये होते हैं फीवर, चिल्स। वही बात करें हेमोलाइटिक में,
इसमें भी फीवर भी होता है, चिल्स भी होते हैं, और एक इसका होता है स्पेशल जैसे फेशियल फ्लशिंग। अब ये फेशियल फ्लशिंग क्यों होती है? क्योंकि जब हाइपोक्सिया होता है तो वहां पर क्या होता है कि फेस पे उसके सेल्स काम नहीं करते और फेशियल फ्लशिंग देखने को मिलती है। और लो बैक पेन, लोअर बैक पेन, तो ये भी इसका एक साइन एंड सिम्टम है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान निम्न में से कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? हमसे पूछा गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इनमें से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ऑप्शन देखेंगे, एलर्जिक रिएक्शंस, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, प्रोडक्टिव कफ, या बोथ ए एंड बी। तो साथियों जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है ये मिलती है देखने को जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। और क्या मिलती है? एनाफाइलेटिक शॉक देखने को मिलता है। एनाफाइलेटिक शॉक में क्या होता है, बीपी जो होता है सडनली डाउन चला जाता है, और जो एयरवे होती है, जो एयरवे होता है हमारा वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी जो जहां से हमारी एयर ब्रीथिंग करती है तो वो वहां पर एक तरह से कहें तो नैरो हो जाती है, तो जिससे क्या होता है ब्रीथिंग में हमारे को डिफिकल्टी देखने को मिलती है। तो एलर्जिक रिएक्शंस और बात करें एनाफाइलेटिक शॉक ये देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें प्रोडक्टिव कफ की तो ये नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करने के आधा घंटे बाद अर्टिकेरिया होने के केस में नर्स की फर्स्ट एक्शन होनी चाहिए। तो हमसे पूछा गया है जो अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, आधा घंटा हो चुका है, तो क्या हो रहा है, पेशेंट को अर्टिकेरिया हो रहा है, तो इस केस में फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए नर्स का? ऑप्शन देखेंगे, टू स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन, टू एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन एजेंट, टू नोट वाइटल साइन, टू स्टॉप द इन्फ्यूजन। तो अर्टिकेरिया क्या होता है कि बेसिकली अर्टिकेरिया होता है कि जैसे कि स्किन में रैशेस हो जाना। जब कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं और आपको वहां पर दिख रहा है कि पेशेंट के जो स्किन में रैशेस हो रहे हैं या पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आप इसको 4 स्टेप में समझिए। ये जब भी कभी मतलब ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो आपके साथ, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो आपको 4 स्टेप में इसको समझना है। सबसे पहले होगा टू स्टॉप, सबसे पहले तो जो इन्फ्यूजन कर रहे हैं वो वहां पर स्टॉप करेंगे इमीडिएटली, टू स्टॉप इन्फ्यूजन इमीडिएटली। सेकेंड स्टेप हमारा होगा जो एनएस है, जो एनएस से हम क्या करेंगे, जो आईवी लाइन है उसको पेटेंट आईवी लाइन, जो आईवी लाइन है हम उसको वहां पर पेटेंट करेंगे, किससे? एनएस के द्वारा। थर्ड होगा हमारा इन्फॉर्म करेंगे एचसीपी को। एचसीपी मतलब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो वहां पर डॉक्टर है या जो कंसल्टेंट है, फिजिशियन है, तो उसको हम सबसे पहले जिसके अंडर में पेशेंट है तो उसको वहां पर हम इन्फॉर्म करेंगे कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आई है। सबसे पहले काम होगा हमारा स्टॉप करना इन्फ्यूजन को इमीडिएटली। सेकेंड होगा हमारा पेशेंट की जो पेशेंट है तो उसकी जो आईवी लाइन को स्टार्ट रखना, उसके लिए हम क्या करेंगे जिससे कि ब्लॉक ना हो। अगर आप इन्फॉर्म कर रहे हो एचसीपी को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, उसके बाद अगर उन्होंने कुछ मेडिकेशन आपको बताई, मेडिसिन, तो आपको रूट तो होना चाहिए क्लियर। उसके लिए आप आईवी लाइन को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे आईवी लाइन के अंदर एनएस लगा देंगे, इन्फॉर्म करेंगे एचसीपी को। और फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, हम हिस्टामाइन यहाँ पर उसको लगा सकते हैं। तो ये 4 स्टेप हमें ध्यान रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ज्यादातर जो सीवियर केस नहीं होते उनमें इनको हमें फॉलो करना होता है, लेकिन ये 3 तो हमारे ऐसे ही रहने वाले हैं। उसके बाद नीचे थोड़ा चेंजेस आ जाता है जो डिफरेंट में वेरी करता है। तो
यहाँ पर हम देखेंगे हमसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, टू स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन, टू एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन एजेंट, टू नोट वाइटल साइन, टू स्टॉप इन्फ्यूजन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, टू स्टॉप इन्फ्यूजन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे। एक बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, यदि ब्लड से एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है तो नर्स का फर्स्ट इंटरवेंशन होना चाहिए। एक बच्चा है जिसको क्या होना है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और वहां पर बच्चे को क्या हो रही है, एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल रही है, तो नर्स को फर्स्ट इंटरवेंशन अपना क्या परफॉर्म करना है। ऑप्शन देखेंगे, कॉल द फिजिशियन, स्लो द फ्लो रेट, स्टॉप ब्लड इमीडिएटली, या रिलीव द सिम्टम विद एन ऑर्डर एंटीहिस्टामिन। अभी मैंने आपको बताया क्या करना है पिछले क्वेश्चन में, तो बिल्कुल सही। आप क्या करेंगे, इमीडिएटली स्टॉप करेंगे ब्लड को, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्टॉप द ब्लड इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे। यदि एक नर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के साइन सिम्टम को ऑब्जर्व करती है, उसे चाहिए, तो जो एक नर्स है वो साइन और सिम्टम ऑब्जर्व कर रही है एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के, तो उसको क्या चाहिए, रिपोर्ट द फिजिशियन, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इन्फॉर्म फिजिशियन, गिव इंजेक्शन एविल अलोंग द हाइड्रोकोर्टिसोन, नॉन ऑफ द अबव। तो ट्रांसफ्यूजन के केस में क्या होता है, सबसे पहले तुरंत क्या करना होता है, ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है उसको रोकना होता है और इन्फॉर्म करना होता है फिजिशियन को। यानी अगर यहाँ पर होता है कि आईवी लाइन को मतलब पेटेंट करना, उसको चालू रखने के लिए एनर्जी देना, तो वो भी आपका करेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे को क्या दे रखा है, रिपोर्ट द फिजिशियन, तो हमारे को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, टू स्टॉप द ब्लड और इन्फॉर्म द फिजिशियन। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के समय निम्न में से एक के अलावा सभी उपाय करने चाहिए। तो हमसे कहा गया जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जब हम करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के समय हमें क्या करना चाहिए, और इनमें से ऐसा है कौन सा उपाय नहीं करना चाहिए। कलेक्ट ब्लड सैंपल इमीडिएटली, स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, या मॉनिटर वाइटल साइन। तो हम कलेक्ट करते हैं ब्लड सैंपल को, हम लैब के लिए भेजते हैं जब कभी भी ऐसी कंपैटिबिलिटी ब्लड की आ जाती है, उस चीज को चेक करने के लिए। ट्रांसफ्यूजन करते हैं का जो स्टॉप करते हैं ट्रांसफ्यूजन को, मॉनिटर भी करते हैं वाइटल साइंस को। लेकिन जो यहाँ पर हमारा प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा इन्फेक्शियस एजेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है। हमसे पूछेंगे में से कौन सा इन्फेक्शियस एजेंट है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर ट्रांसफर हो सकता है। ऑप्शन देखेंगे, हेपेटाइटिस, HIV, प्लाज्मोडियम, या ऑल ऑफ द अबव। बताइए। तो जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो है ये मोस्ट कॉमन हमारा जो ट्रांसमिट होने वाला एजेंट है। वहीं बात करें हेपेटाइटिस बी, HIV, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया होता है इससे, तो ये सभी क्या होते हैं, ये ब्लड के साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हेपेटाइटिस, प्लाज्मोडियम, HIV, ये तीनों ही क्या ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। सिट्रेट युक्त ब्लड के शीघ्र एडमिनिस्टर करने से हो सकता है। एक ब्लड है जिसको हम चढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर क्या है कि सिट्रेट की मात्रा है, तो वहां पर हमारे को क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, या हाइपरकैल्सीमिया। बताइए। तो यहाँ पर बात हो रही है सिट्रेट की।
और सिट्रेट की बात करें, सिट्रेट क्या है? सिट्रेट एक एंटी कोएगुलेंट है। तो ये क्या करता है? ये सिट्रेट क्या है? सिट्रेट एक एंटी कोएगुलेंट है जो क्या करता है? ब्लड में जाता है, ब्लड में जाता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या करता है? कंबाइन हो जाता है। ब्लड में जाकर कंबाइन होता है किसके साथ? कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनके साथ क्या होता है? जाके कंबाइन हो जाता है। और जब इनसे इनके साथ ही जाके कंबाइंड होता है तो वहां पर क्या करता है? ये इनके साथ ही यूरिन के रास्ते ही ये एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। तो वहां पर जब यूरिन के साथ कैल्शियम एक्सक्रीट हो गया बॉडी से, मैग्नीशियम एक्सक्रीट हो गया बॉडी से, तो कैसी कंडीशन बन जाएगी? वहां पर कैल्शियम कम हो जाएगा और मैग्नीशियम कम हो जाएगा। तो यानी हाइपोकैल्सीमिया देखने को वहां पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए आप। एक के अलावा निम्न में सभी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन है। हमसे कहा गया इनमें से एक के अलावा जो सभी जो है ऑप्शन है बाकी वो मैसिव ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन है। देखेंगे, हाइपरकैलेमिया, एल्कलोसिस, हाइपरकैल्सीमिया या हाइपोथर्मिया, बताइए। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो साइड इफेक्ट होते हैं या जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें क्या क्या होती है? मैंने आपको बताया था हाइपर कैल्सीमिया, अभी आपको मैंने बताया, जो क्या होती है? सर्कुलेटरी ओवरलोड से होती है। एक होती है हाइपोकैल्सीमिया, सॉरी हाइपोकैल्सीमिया मैंने भी आपको बताया। एक होती है सिट्रेट से, सिट्रेट की जो टॉक्सिसिटी होती है उसके कारण, और एक हाइपोथर्मिया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाइपरकैल्सीमिया नहीं होती है, यानी हाइपोकैल्सीमिया होती है, मैंने आपको किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हाइपरकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे। विच इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन? हमसे पूछेंगे इनमें से कौन सी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन है? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, इंक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन, बताइए। तो यहां पर हमारा क्या होगा? इसमें क्या होता है, जो हम बात करें, जब हम क्या करते हैं कि कोई, जब हम ब्लड दे रहे हैं किसी डोनर का, जो ब्लड है काफी वो ओल्ड है, ये जो ब्लड है काफी ओल्ड है। तो जब ओल्ड ब्लड होता है तो क्या होता है? इसके अंदर जो पोटेशियम की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आपको दो चीजों को समझना पड़ेगा। एक तो आरबीसीज की जो आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है वो आप सभी को पता है 120 डेज होता है, 120 डेज होता है आरबीसीज का लाइफ स्पैन। और वहीं बात करें, जो पोटेशियम होता है आरबीसी के अंदर, सॉरी जो पोटेशियम होता है ये मोस्ट अबंडेंट होता है, अबंडेंट होता है ये इसके अंदर, इंट्रासेलुलर के अंदर अबंडेंट होता है ये, यानी अबंडेंट कैटाइन होता है इंट्रासेलुलर के अंदर। तो क्या है कि जब भी, जैसे कि आरबीसी जितना ज्यादा अगर ओल्ड ब्लड है, जितना ज्यादा आरबीसी वहां पर बस्ट होती है 120 डेज के बाद, तो वहां पर क्या होता है, जो पोटेशियम होता है इसके अंदर, तो वहां पर पोटेशियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो इस कारण से क्या होता है, वहां पर पोटेशियम एक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा,
सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाइपर कैलेमिया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाइपर कैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे स्क्रीन पे। फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफॉर्म्स वाले एक बच्चे में नर्स कौन सी ड्रग को फिजिशियन द्वारा प्रिस्क्राइब करने का अनुमान कर सकती है? तो एक बच्चा है जिसको कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रिक्वेंटली होता रहता है, तो वहाँ पर नर्स जो है क्या एक्सपेक्ट कर सकती है कि कौन सी वहाँ पर मेडिसिन डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करने वाले हैं? आयरन, विटामिन सी, डिफेरोक्सोमिन और हेपेरिन। बताइए। तो जो फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जिनको जिनको फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो वहां पर क्या देखने को मिलता है? आयरन ओवरलोड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? आयरन ओवरलोड देखने को मिलता है। आयरन ओवरलोड देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या होता है, यानी आयरन की कैपेसिटी बढ़ जाती, आयरन का जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है ब्लड के अंदर। और तो हम क्या देंगे यहाँ पर, जितने भी पेशेंट होते हैं जिनको फ्रिक्वेंट यानी बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो वहां पर आयरन ओवरलोड वाली कंडीशन देखने को मिलती है। और आयरन का जो एक एंटीडोट होता है वो वहां पर हम इसको देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम, ऑप्शन क्या था हमारा इसमें? डिफेरोक्सिमिन, ये हमारा होगा। तो हम क्या देते हैं इसको? डिफेरोक्सिमिन देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डिफेरोक्सिमिन वहां पर हम उसको प्रेस्क्राइब करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन इज, जो डिलेड ट्रांसफ्यूजन से कौन सी कॉम्प्लिकेशन रिलेट करती है? ऑप्शन देखेंगे, सर्कुलेटरी ओवरलोड, सेप्टिसीमिया, आयरन ओवरलोड या हाइपोकैलसीमिया। तो कौन सी देखने को मिलती है? अभी मैंने आपको बताया था डिलेड ट्रांसफ्यूजन से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा, आयरन ओवरलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14। वेनोस्पाज्म कैन बी इंक्रीज ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड बाय। तो वेनोस्पाज्म कम हो सकता है ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, ट्रांसफ्यूजन के दौरान ब्लड से, बाय कीपिंग द पेशेंट्स आर्म वार्म, एलिवेटिंग द कंटेनर, क्लैंपिंग ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, ब्लॉकिंग ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। तो बताइए क्या वहां पर करेंगे जिससे कि जो वेनोस्पाज्म वो कम हो जाए? वेनोस्पाज्म क्या होता है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। वेनोस्पाज्म एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, किस चीज का? वेन का। जिससे क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो स्पाज्म होती है वेन के अंदर, तो वहां पर क्या होता है कि कोल्ड या ठंडा ऐसा महसूस होता है, और एक इरिटेटिंग सब्सटेंस होता है वहां पर इन्फ्यूजन के दौरान। तो उस चीज को कम करने के लिए वहां पर हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो आर्म है उसको वार्म करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कीपिंग द पेशेंट्स आर्म वार्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे। पेशेंट के स्वयं के ब्लड को उसकी सूचीबद्ध सर्जरी से पहले डोनेशन करना होता है। तो हमसे कहा गया जो पेशेंट है उसको एक टाइम दिया गया है कि उसका जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होना है या
उसको मतलब एक सर्जरी होनी है, तो जो डोनेशन उसकी सर्जरी होने से पहले उसको क्या डोनेट करना होता है? एनालॉग, ऑटोलोगस, होमोलोगस, मोनोलोगस या हेट्रोलोगस? बताइए। तो एक प्रोसीजर होता है इस जिसमें क्या होता है कि जिस पेशेंट का वहां पर क्या होता है, सर्जरी होनी होती है, तो उसको स्वयं अपनी अनुमति से नीड के अनुसार क्या होता है कि पहले स्वयं को ब्लड कलेक्शन में स्टोर में वहां पर ब्लड देना होता है। तो जिससे क्या होता है, जो पॉसिबिलिटी होती है ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशंस की, वो वहां पर जिससे कम हो सके। जो कॉम्प्लिकेशन की जो पॉसिबिलिटी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, उसको कम करने के लिए ये प्रोसीजर अपनाया जाता है। तो इसको कहा जाता है एनालॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी खुद स्वयं से ही ब्लड कलेक्ट करवाना वहां पर ब्लड बैंक में या जो स्टोर है वहां पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, एनालॉगस। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पे। इफेक्ट ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज चेक्ड बाय। जो हम प्लेटलेट ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं, जैसे कि ब्लड का करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स का करते हैं, या कुछ ब्लड के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका करते हैं, जो ब्लड के सब्सटेंसेस होते हैं उनका करते हैं। तो जो प्लेटलेट का जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसका इफेक्ट हम कैसे चेक कर पाते हैं, हमसे पूछा गया। ऑप्शन देखेंगे, इंक्रीज हेमाटोक्रिट लेवल, इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, रिड्यूस्ड यूजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम पंचर साइड, या रिड्यूस्ड बॉडी टेम्परेचर। तो बताइए प्लेटलेट्स क्या काम करती है बॉडी के अंदर जाके? तो हम किस तरह से पता लगाते हैं कि जो ब्लड के अंदर जो हमने प्लेटलेट्स को भेजा है वो सही से हम उसको किस तरह से चेक करते हैं? तो जब हमसे कहीं भी पंचर होता है बॉडी के अंदर, कहीं भी कोई कट लगता है, तो वहां पर अगर जो ब्लड है, अगर प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में कम होगी तो वहां पर क्या होगा, जो ब्लड है वो काफी फास्ट रैपिडली वहां पे आउट होगा, निकलेगा। लेकिन जब प्लेटलेट्स छिप जाएंगे तो जो ब्लड का निकलना होता है वो काफी स्लो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूस्ड यूजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम पंचर साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज में निम्न में से कौन सा एरिया नहीं होता? हमसे पूछा गया जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जो सर्विसेज होते हैं, उनमें से कौन सा एरिया ऐसा है जो नहीं होता? ब्लीडिंग रूम, कोल्ड रूम, थेरोपैटिक डे केयर रूम और कंपोनेंट सेपरेशन रूम। तो बताइए कौन कौन से रूम होते हैं जब हम करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज? तो कोल्ड रूम होता है, थेरोपैटिक डे केयर रूम होता है, कंपोनेंट सेपरेशन रूम होता है, लेकिन ब्लीडिंग रूम नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी? हमसे पूछा गया जो प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी होती है उसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, इन्फेक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड नेक्रोसिस या ऑल ऑफ दी अबव? तो जो ऑक्सीजन थेरेपी होती है इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? तो क्या क्या होती है? एक तो होती है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। दूसरी बात करें रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लासिया और एस्फाइसिया देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड नेक्रोसिस देखने को मिलता है और इन्फेक्शन तो देखने को मिलता ही है। एस्फेक्सिया में क्या होता है? एस्फेक्सिया में जो पेशेंट होता है वो अनेबल टू ब्रीथ हो जाता है, अनेबल टू ब्रीथ हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं एस्फेक्सिया।
लेकिन रेट्रो जो फिब्रोप्लाजिया है इसके बारे में बताइए क्या होता है ये क्या है कि ये जो ब्लाइंडनेस होती है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनके अंदर क्या कर सकता है, ये ब्लाइंडनेस कर सकता है। ये उसका कोज है रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लेसिया। ये किस कारण से हो जाता है, जब ऑक्सीजन की जो मात्रा बच्चों को नीड की जितनी नीड है उससे ज्यादा दे देते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये कंडीशन पैदा हो जाती है कि रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लेसिया देखने को वहां पर हो सकता है, जिस कारण से बच्चों की जो ब्लाइंडनेस है ये वहां पर कोज कर सकती है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी। तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नेक्रोसिस भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पे। 19 क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्रोनिक लंग डिसीज का पेशेंट जो नेजल कैनुला से ऑक्सीजन पर है की केयर के दौरान नर्स कौन सी महत्वपूर्ण जांच करने की एक्सेप्ट करेगी। तो एक क्रोनिक लंग डिसीज का पेशेंट है जो कि नेजल कैनुला से ऑक्सीजन ले रहा है, उसको नेजल कैनुला लगा हुआ है और वहां से वो ऑक्सीजन ले रहा है। तो यहाँ पर जो नर्स है सबसे पहले क्या जांच एक्सपेक्ट करेगी, द ऑक्सीजन मस्ट बी ह्यूमिडिफाइड, यानी जो ऑक्सीजन है वहां पर उसको ह्यूमिडिफिकेशन के साथ मिल रही है या नहीं मिल रही। द रेट विल बी 2 लीटर पर मिनट और लेस, वहां पर रेट उसका जो फ्लो रेट है। पीरियोडिक सैम्पलिंग ऑफ एबीजी, जो एबीजी की सैम्पलिंग रेगुलर हो रही है या नहीं हो रही। द रेट विल बी 6 लीटर पर मिनट और मोर। बताइए। तो जी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ऑक्सीजन होती है वहां पर ये बहुत जरूरी है चेक करना कि जो ऑक्सीजन पेशेंट को मिल रही है वो ह्यूमिडिफाइड है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जो उसके जो इंटरनल ऑर्गन है, जो जैसे नेजल से ले रहा तो नेजल जो म्यूकोसा है वहां पर उसको ड्राइंग मिल जाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है ये एक ड्राई एयर होती है, तो वो क्या करेगी वहां पे पूरा अंदर ड्राई कर देगी म्यूकस को। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, द ऑक्सीजन मस्ट बी ह्यूमिडिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पे। नर्स जो ऑक्सीजन थेरेपी दे रही है को जानना चाहिए कि इसे ह्यूमिडिफाइड करना चाहिए, क्योंकि एक नर्स है जो ऑक्सीजन दे रही है उसको जानना चाहिए कि जो हम ह्यूमिडिफिकेशन दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। ऑप्शन देखें, ऑक्सीजन इज ए हॉट एयर एंड इट में बर्न ट्रैकिया। ऑक्सीजन एक गर्म हवा है और ये क्या ट्रैकिया को जला सकती है। ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस। तो ऑक्सीजन क्या है कि एक सूखी हवा है और ये क्या थिकन्स यानी सुखा सकती है म्यूकस को। ऑक्सीजन गेट्स क्लीन ऑफ पैथोजेंस बाय ह्यूमिडिफिकेशन। ऑक्सीजन इज इजिली एब्जॉर्ब बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन एसिड H आयन टू इट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होने वाला है। तो अभी आपको मैंने बताया था ऑक्सीजन कैसी एयर है, एक ड्राई एयर है जो क्या कर सकती है म्यूकस को थिकन्स कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पे। जब पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी पर होता है तो ह्यूमिडिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट होता है। हमसे पूछा गया है जो पेशेंट जो ऑक्सीजन थेरेपी पे होता है तो उस केस में जो ह्यूमिडिफिकेशन होता है ये क्यों नेसेसरी होता है। ऑप्शन देखेंगे, टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ नेजल म्यूकोसा, टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ माउथ, टू हेल्प पेशेंट टू ब्रीथ, टू हेल्प पेशेंट एट द ईज। बताइए। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रिवेंट करते हैं पेशेंट को जो नेजल म्यूकोसा होता है उसको ड्राइंग होने से बचाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टू प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ नेजल म्यूकोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पे। लैरिंगोटोमी के बाद ट्रैकियोस्टोमी द्वारा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी जाती है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं जब पेशेंट को हमें
एयरवे मेंटेन करना होता है, उस तक उसके जो लंग्स होते हैं वहाँ तक प्रॉपर एयरवे मैनेजमेंट करना होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लैरिंगोस्टोमी का हम यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद हम ट्रैकोस्टोमी कर देते हैं। तो हमसे पूछा गया ऐसा हम क्यों करते हैं। ऑप्शन देखेंगे, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन कंटेन्स मोर वाटर, द अपर एयर इज नो लॉन्गर कनेक्टेड टू द लोअर एयरवे, द लोअर एयरवे हीट्स मोर क्विकली इफ ह्यूमिडिटी इज यूटिलाइज्ड, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटीज सैंक्शनिंग। तो क्यों करते हैं ऐसा कि जो हमारा जो अपर लेयर होता है वो ज्यादा देर तक कनेक्ट नहीं रह पाता लोअर लेयर से, इसलिए हम क्या करते हैं वहां पर उस केस में हम ट्रैकोस्टोमी यहाँ पर हम कर देते हैं। सबसे पहले हम लैरिंगोस्टोमी करते हैं, उसके बाद हम ट्रैकोस्टोमी कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, द अपर एयरवे इज नो लॉन्गर कनेक्टेड टू लोअर एयरवे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पे। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन प्री टर्म बेबीज कोज, जो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होती है जो प्री टर्म बेबी होते हैं उस केस में क्या वहां पर कोज करती है, नियोनेटल सेप्सिस, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लासिया या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले बच्चों के बारे में कुछ। तो जो प्री टर्म इन्फेंट होते हैं उनमें क्या होता है, जब हम हाई लेवल ऑक्सीजन का वहां पर उनको हम दे देते हैं तो उसके कारण क्या होता है, जो रेटिनल वेसल्स होते हैं वो वहां पर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी हो जाती है, जिस कारण से हम क्या होता है रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लासिया होता है। और वहां पर उनको क्या देखने को मिल सकता है, बच्चों में ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लेसिया। ये किस कारण होती है, एक्सेसिव ऑक्सीजन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पे। न्यूबॉर्न प्रीमैच्योर इन्फेंट में हाई कंसंट्रेशन की ऑक्सीजन देने से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जैसे हमसे कहा गया जो न्यूबॉर्न है और जो प्रीमैच्योर बेबी है उसके अंदर हम हाई कंसंट्रेशन दे रहे हैं तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ऑप्शन देखेंगे, रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लासियास, रेस्पिरेटरी फेलियर, रेट्रिनेंटल डिटैचमेंट या पॉलीथर्मिया। अभी आपको मैंने बताया क्या देखने को मिल सकती है, रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लासिया देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 25। नियोनेट विद रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लासिया इज एसोसिएटेड विद, हमसे पूछा है एक नियोनेट है जिसको क्या है कि रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लासिया वो किससे संबंध रखता है। ऑप्शन देखें, हाइपोक्सिया, हाइपोएक्सनिया, हाइपोएपनिया, हाइपरएक्सेमिया या हाइपोएक्सेमिया और या हाइपरएक्सेमिया। तो अभी मैंने आपको बताया था किस कारण होता है ये, ऑक्सीजन जब एक्सेसिव हो जाती है, ऑक्सीजन नीड से ज्यादा मिलना है, एक्सेसिव हो जाना, तो उसको कहा जाएगा हाइपरएक्सेमिया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाइपरऑक्सेनेमिया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सी गैसेस दहन यानी जो कंबशन होता है उसकी सपोर्टर होती है। हमसे पूछेगा कौन सी गैस है जो कंबशन की सपोर्टर है यानी जो आग लगाने में मदद करती है। ऑप्शन देखेंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है जो ऑक्सीजन होती है ये क्या करती है, ये सपोर्ट करती है फायर को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, जो ऑक्सीजन है ये सपोर्ट करती है आग को। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पे। व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर इन द हॉस्पिटल। हमसे पूछा गया जो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर होता है हॉस्पिटल के अंदर वो क्या होता है। ऑप्शन देखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट टॉप, ब्लू, व्हाइट या ऑरेंज। तो अभी तक आपने देखा है सिलेंडर या नहीं देखा, आप ये बताइए। तो आपने अगर देखा हॉस्पिटल में सिलेंडर तो क्या होता है, ब्लैक सिलेंडर होता है, उसके ऊपर जो व्हाइट वहां पर
टॉप होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पे। आपके वार्ड में आग लगने पर आपकी फर्स्ट एक्शन होगी। आपसे पूछा है कि अगर आपके वार्ड में आग लग गई है तो उस टाइम पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। कॉल 101 फायर ब्रिगेड, शट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, डू यूज द फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर, इवैक्यूएट द पेशेंट फ्रॉम वार्ड। तो इस कंडीशन में आप ये चीज ध्यान रखना, एक ये होता है रेस, हम इसका यूज करते हैं रेस। रेस की बात करें तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें रेस्क्यू करना होता है, कहें तो रेस्क्यू या रिमूव करेंगे। हम किसको करेंगे, पेशेंट। रेस्क्यू करेंगे, रिमूव करेंगे पेशेंट को, या कोई भी अगर अदर विजिटर है सबको वहां से हम क्या कोशिश करेंगे, बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जो भी क्लाइंट है वहां पे या जो पेशेंट है उसको रिमूव या रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। सेकंड बात करेंगे ए से हम क्या डिनोट करते हैं, एक्टिवेट करेंगे हम अलार्म को, एक्टिवेट अलार्म। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, अलार्म को एक्टिवेट करेंगे। नेक्स्ट बात करें सी की, तो सी होता है हम कन्फाइन करेंगे। कन्फाइन करेंगे जो हमारी जो आग है, जिस कारण से वो अगर आग लग रही है, तो जैसे जो खिड़की होती है, दरवाजे होते हैं जितने भी बोर्ड में, उन सबको सबसे पहले बंद करेंगे कि जो इसकी हवा ना आ पाए और वहां पर उतने ही कम स्पीड से आग हवा पकड़ मतलब आग बढ़ पाए। सबसे पहले क्या करेंगे, खिड़कियां बंद करना, जो स्विचेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको कट कर देना, जो मेन पावर सप्लाईज होती है तो उसको कहेंगे हम कन्फाइन, उसको हम लेंगे कन्फाइन में। एंड लास्ट बात करेंगे ई की, तो ई डिनोट करते हैं एक्सटिंग्विशर। अगर आपके हॉस्पिटल में लगभग सभी जगह होते हैं तो एक्सटिंग्विशर के द्वारा हम फायर को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। तो इन 4 स्टेप से हम चलने वाले रेस से। सबसे पहले रेस्क्यू या रिमूव करेंगे पेशेंट और क्लाइंट को, नेक्स्ट ए से एक्टिवेट करेंगे अलार्म को, फिर सी से कन्फाइन करेंगे यानी जो वहां पर खिड़की दरवाजे सबको बंद करेंगे बाहर से, और मतलब सब पहले पेशेंट और क्लाइंट को निकालेंगे, उसमें खिड़की दरवाजे बंद करेंगे जिससे आग जल्दी से ना फैल पाए, और जो पावर सप्लाईज है उनको डाउन कर देंगे। एंड लास्ट एक्सटिंग्विशर का यूज करके हम फायर को वहां पर बुझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, इवैक्यूएट द पेशेंट फ्रॉम द वार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखेंगे, यू डिस्कवर एन इलेक्ट्रिकल फायर इन ए क्लाइंट्स रूम, योर फर्स्ट एक्शन वुड बी। आपने देखा कि एक इलेक्ट्रिकल फायर हो रहा है यानी बिजली के द्वारा आग लग रही है वहां पर, आप एक क्लाइंट है वहां पर, और आपका क्या एक्शन होने वाला है, फर्स्ट एक्शन। ऑप्शन देखेंगे, सर्च एंड एक्टिवेट द फायर अलार्म, confine fire by closing all doors and windows, evacuate any client or visitors in immediate danger, या extinguish the fire by using the nearest fire extinguisher। तो बताइए, मैंने आपको बताया था किस तरह से। तो सबसे पहले हम इवैक्यूएट करेंगे वहां पर जो पेशेंट है या जो क्लाइंट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इवैक्यूएट एनी क्लाइंट और विजिटर्स इन इमीडिएट डेंजर। जो इमीडिएट डेंजर है वहां से उनको हम इवैक्यूएट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पे। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयरीज। हमसे पूछा जो हम ऑक्सीजन एक्सपायर्ड करते हैं, एक होती है इनहेल और एक होती है एक्सपायर्ड। तो जो हम ऑक्सीजन एक्सपायर्ड करते हैं तो वहां पर हमारी जो उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी रहती है।
तो एक्सपायर्ड एयर की बात कर रहे हैं हम। कौन सी एयर? एक्सपायर्ड एयर। एक्सपायर्ड एयर में O2 कितना होता है, ये हमसे पूछा गया है। नाइट्रोजन कितना होता है, CO2 कितना होता है। ये नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन होता है हमारा, हम 78% क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। वही बात करें O2 तो हम करते हैं 16% और CO2 करते हैं हम 4%। और बाकी अदर जो अदर एलिमेंट होते हैं ऑक्सीजन के वो करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16% हम ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, इसके द्वारा जब हम एयर एक्सहेल करते हैं। तो गाइस ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई हो। अगर आप ऐसी चाहते हैं कि हमारी क्लासेस आपके लिए आते रहे तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें सपोर्ट मिलती है और हम इसी तरह से आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाते रहें। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।